फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माघ मेले में आए नजर अनूठे बाबा टाट का वस्त्र पहन नशा मुक्त भारत के लिए चला रहे अभियान। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेले में लगा हुआ है, जहां आस्था के इस माघ मेले में रोजाना लाखों के श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाते हैं, तो वहीं सैकड़ों संख्या में देश के कोने कोने आए संत महात्मा यहां कल्पवास कर रहे हैं। इनमें से एक संत ऐसे हैं जो अपनी अनूठी वेशभूषा के और अंदाज की वजह से माघ मेले में श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं अनूठे बाबा में से एक हिमाचल प्रदेश के आए हुए संत राम प्रपेश दास महाराज हैं। संत राम प्रपेश दास ऐसे बाबा हैं जो त्रेता युग के वस्त्र को धारण करे हैं। इस बात खास है कि संत प्रपेश दास महाराज ने टाट का वस्त्र और केले के पत्ते की लंगोट धारण किया है और शुरू से ही वो टाट का वस्त्र पहनते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी। टाट के वस्त्र में इन संत को देखकर हर कोई फोटो खिंचाने के लिए खींचा चला आता है और इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट, किस तरह से नर्सिंग रूम में टाट का वस्त्र पहने महाराज का क्या कुछ कहना है, किस तरह से चला रहे हैं अभियान। संगम की रेती पर जहां माघ मेले का शुरुआत हो गई है और कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है, ऐसे में राम प्रपेश दास संत जी हैं जो कल्पवास भी कर रहे हैं और जो हिमाचल से संगम की नगरी पहुंचे हैं। मगर ख़ास बात यह है कि ये टाट का वस्त्र पहनकर जो रहते हैं, ये लोगों के लिए चर्चा का विषय है। महाराज जी, आप ये वस्त्र धारण करे हैं और कब से करें हैं और कहाँ से आए हैं और क्या इसका मकसद है? जी, हमने हिमाचल प्रदेश आए, हम ये टाट धारण करे। बचपन से हमारा बगी सरकार थे, वो भी टाट ही धारण करते थे, बड़े महाराज जी, बड़े दादा गुरु भी। इसलिए हम परंपरा को अपना निभाया जा रहा है। किस तरह की ये परंपरा है, कब से शुरू हुई है? क्या ये परंपरा सतयुग से शुरू है। त्रेता युग है, द्वापर भी है। अगर ठंडी पड़ती तभी भी हम इसी भेष में रहते हैं। हम केला के लंगोटी आरमन उन्हीं के पहनते हैं, मूछ का जनेऊ शैली उन्हीं के लगाते हैं। ये टाट वस्त्र जब ऋषि मुनि गंगा माई के गोद में ऐसा ही में तपस्या करते थे, तो केला भगवान नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके साधु संत किस प्रकार से इस मर्यादा के कुछ जब माता बहनी जाएंगे तो किसके लिए कुछ धारण करेंगे। तो बोले भगवान नारद जी, तो विष्णु लोक में गए, तो विष्णु लोक से भगवान बोले आपको जो अच्छा लगता है वो करे। तो नारद भगवान हनुमान जी को बोले, तो हनुमान जी महाराज के नाम से केला का फल अमोज आर्मन नीचे गिरा है। तो उस दिन से महात्मा लोग केला का लंगोटी अमोज लगाने लगे। तो कुछ समय ऐसा ही बीत गई। उनके बाद ने फिर के सतयुग में फिर भगवान ने अपना ही इस त्रेता युग में अपने भगवान ने टाट बनाया। तब टाट बना के और उनकी धारण, तब साधु महात्मा टाट के धारण। यानी त्रेता युग में जब धारण किया गया टाट, उसी को लेकर आप जब त्रेता युग फिर से एक बार आ गया है, तो फिर आपने टाट तब से आप कब से पहन रहे हैं? ये हमको इस टाट हम 10-15 साल हो गए हमको इस पहनते हुए। हमको महात्मा लोग अपना परंपरा के निभाए रहे, तो तेरह भाई त्याग लोग सब निभाए रहे टाट का से। ये बताइए, जो आप संगम पर आए, किस चीज़ का अभियान चला रहे हैं, किस लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं? इसलिए हमने संगम पर आया है, इसलिए बयान कर रहे हैं सभी माता लोग से नाचा। इसलिए सरकार से भी कर रहे हैं, योगी जी से, मोदी जी से भी करे। इस नासा लोग के मुक्ति के लिए बंद करना चाहिए, इसके ऊपर आरोप लगाना चाहिए। तो सभी बच्चे लोग इस नासा के चक्कर में जाके अब प्रभु के बदनाम करे जा रहा है, जहाँ कोई वेद में न कोई शास्त्र में न ऋषि मुनि लिखा है। और उसके चीज़ के लिए हम परमात्मा के ही खो गए। आप पढ़ लिख के भी बुद्धिमान नहीं बन के हम प्रभु के गुणगान गाते हुए भी भूल जा रहा है। हम उन्हीं को बदनाम करे जा रहा है। इसे जिसके हमारा शरीर दिया हुआ है, बड़ी भाग मनुष्य तन पर 84 लाख जोनी के बाद शरीर मिलता है। तो उनकी हम जब माँ के गर्भ में 9 महीना रहते तो हम कितना आशा से भजन करते। जब 9 महीना के बाद आते तो माया के जाल में हम फंसते हैं। तो हमारी क्या कहते, हाँ, तो यहाँ पर आने पर हम संगत साथी अच्छा नहीं मिलते, उसके कारण से हम नशा बाद में उतर जाते हैं। ऐसे ये बताइए, आपने जो माथे पर टीका लगाया है चंदन का, ये कौन सा रूप है, क्या कहेंगे? इसको नरसिंह रूप बोला जाता है, सीताराम जी। ये बताइए, आप जिस तरह से अभियान चला रहे हैं कि नशा मुक्ति हो, सारी चीज़ें हो और टाट का वस्त्र पहने हैं, इसको लेकर ठंडी भी रहती है, तो क्या हमेशा आप 12 मास? हाँ जी, हम 12 मास से रहते हैं। ये टाटी में 12 मास से रहते हैं। हम बचपन से ही फलार रहते हैं। हमको 27 साल हो गए फलार करते हैं। मंगलवार एकादशी को निर्जला रहते हैं। हम सनातन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए अपना जान जाए, रघुकुल का बच्चे न जाए, इसलिए अपना हम कर्तव्य करते हैं इसे।
तो सुना आपने, ये जो थे संत जी जिन्होंने टाट का वस्त्र धारण कर रखा है, हिमाचल से आए हैं और साथ ही इन्होंने नरसिंह रूप धारण किया है और इनका कहना है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए और त्रेता युग में भी इस तरह के वस्त्र पहनते थे, इसलिए हम इस तरह के वस्त्र को धारण करें हैं और फिर से एक बार त्रेता युग आ गया है तो इसका महत्व ही अलग है। संगम नगरी प्रयागराज में विद्वत परिषद के तत्वाधान में प्रयागराज के मूल महापुरुष महर्षि भारद्वाज जी की जयंती आज 23 जनवरी को माघ पंचमी को परंपरागत तरीके से मनाई गई है। इस अवसर पर भारद्वाज प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया। तत्पश्चात शोभा यात्रा अल्लापुर अलोपी बाग होते हुए संगम पहुंची, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और गंगा पूजा की गई। ऐसे में लोग काफ़ी उत्साहित दिखे और ऐसे में साधु संतों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं। यह यात्रा अनेक वर्षों से प्रयागराज विद्युत परिषद की तरफ से निरंतर निकाली जाती रही है और इसके संयोजक वीरेंद्र पाठक जी और हम सब मिलकर के इस यात्रा को अनेक वर्षों से निकाल रहे हैं। महर्षि भारद्वाज जी का जयंती उत्सव है। प्रयागराज के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी संभ्रांत नागरिक यहाँ आज उपस्थित होते हैं। यह यात्रा यहाँ से लेकर के और संगम तक जाती है। रास्ते में आलोपी देवी मंदिर आदि जितने धार्मिक स्थल पड़ते हैं उन सब पे इनका भव्य स्वागत होता है और महर्षि भारद्वाज का नाम लिए बिना भारतीय ऋषियों का इतिहास अधूरा रहता है। महर्षि भारद्वाज जी भारत की ऋषि परंपरा में बहुत ऊंचे पद पे आरूढ़ एक महर्षि हैं, जिनका भगवान श्री राम ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया वनगमन के समय और जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आए तब भी आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः वो अयोध्या में गए। तो ऐसे महर्षि को हम सतत नमन करते हैं। भारतवर्ष का इतिहास है वो महर्षि भारद्वाज जी से आरंभ हुआ है। यहाँ रामायण आदि काव्य की रचना भारद्वाज जी महाराज के हाथ से ही शुरू हुआ है। महर्षि वाल्मीकि जी के कृपा पात्र हुए भारद्वाज जी और सामाजिक विद्या की समरसता का आरंभ भारद्वाज जी से हुआ है। इसलिए त्रिवेणी, माधव, भारद्वाज, नागवासुकी, अक्षयवट ये यहाँ अस्तित्वपूर्ण है और इनके अस्तित्व की स्थापना का यहीं से संचालन हुआ है। इसलिए महर्षि भारद्वाज जी की आज यात्रा। महर्षि भारद्वाज ऋषि जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। जैसा कि हम सब अवगत हैं, महर्षि भारद्वाज जी अपने प्रयागराज के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रयागराज के धरती पर अमूल्य योगदान रहा है। चाहे विमान शास्त्र हो, चाहे अन्य ग्रंथों का रचना उनके द्वारा किया गया था। प्रभु श्री राम जी भी जब अपनी 14 वर्ष के वनवास की यात्रा पर निकले हुए थे तो महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में ही यहीं प्रयागराज में ठहरे हुए थे। उन्हीं के नमन करने के लिए आज प्रयागराज विद्युत परिषद की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो शहर का भ्रमण करते हुए आज संगम नोज पर आकर के अभी पूजन या अर्चन के साथ में समापन हुआ है। थैंक यू। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में आज भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव केस में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को आपत्ति दाखिल करने का दिया समय। हालांकि रेवेन्यू सर्वे मामले में दाखिल अर्जी पर अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। एमिकस क्यूरी की दलील की भगवान के नाम से वाद और गार्जियन नियुक्त करने का अधिकार कोर्ट को है। 22 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। अगली सुनवाई पर अर्जियों की पोषणीयता पर ऑर्डर 7 रूल्स 11 पर कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई। ऐसे में अधिवक्ता रीना सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। सुनवाई कर रही, किस तरह से सुनवाई हुई, क्या कोर्ट में कितनी देर करीब सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और मामले की अगली सुनवाई इसमें कब होगी? देखिए, लगभग 1.5 घंटे तक सुनवाई चली और जो अगली सुनवाई है वो 22 फरवरी की है। अब कोर्ट से सर्वे की एप्लीकेशन पे स्टे लगने के बाद अब जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो अभी पेंडिंग हैं और 7/11 की एप्लीकेशन पे अभी सुनवाई होनी है, जिस पे अभी एक ट्रायल चलेगा। और जैसा कि अगली 22 फरवरी को डेट है, तो आज जो मेन सबसे गंभीर मुद्दा ये रहा कि कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने ही गलत तरीके से एप्लीकेशंस लगाने की कोशिश करी। हालांकि उन्होंने लगाई भी हैं, जिसके ऊपर की जो बाकी पक्षकार हैं उन्होंने काफ़ी अपनी कठोर आपत्ति दर्ज कराई और हम रिटर्न में भी ऑब्जेक्शंस देंगे। तो एक पूरे तरीके से, एक हिडन तरीके से पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, जिस षड्यंत्र के अगेंस्ट
हम सब एकजुट हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिनका मेन उद्देश्य पैसे अर्जित करना, मीडिया की सुर्खियों में रहना, अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट करना, मीडिया आगे आकर के किसी इंटरव्यू दे करके रोके दिखाना। अच्छा मैम, जिस तरह से आपका जो सूट है वो 3 नंबर है, शायद हमारा सूट नंबर 7 है। सूट नंबर 7 है आपका। ये हम पहले पक्षकार हैं, भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान। अच्छा, आपका 7 नंबर सूट है। तो आज जिस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, कोर्ट कमिश्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन जो रेवेन्यू सर्वे के लिए कहा गया, क्या उस पर भी आज कोई सुनवाई? देखिए, जो रेवेन्यू सर्वे की एप्लीकेशन है वो लास्ट हियरिंग में लगी है, और उससे पहले बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है कोर्ट के समक्ष जो 2020 से पेंडिंग है। तो सीरियल वाइज सुनवाई होगी। हमारी भी कई एप्लीकेशंस है जो हमने 6 महीने पहले लगाई थी इंस्पेक्शन की। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सर्वे की एक ही एप्लीकेशन है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति की थी कि मथुरा से सभी याचिकाओं पर यहाँ सुनवाई की जा रही है, उस पर भी सुनवाई हुई है? नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, और जैसा कि कल सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस मुद्दे पर हियरिंग थी और 1 अप्रैल की डेट फिक्स होगी। यहाँ पर कब सुनवाई होगी? यहाँ पे अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल ही चलेगा, ट्रायल पे सुनवाई होगी। अच्छा, जिस तरह से सभी याचिकाओं को, करीब 15 याचिकाओं को कंसोलिडेटेड कर दिया गया है, तो लगभग सब में एक तरह की मांग है, तो उस पर आप लोग का क्या रुख है? देखिए, सब अपनी तरह से तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको एक साफ सुथरे तरीके से देखें कि करीबन 18 एप्लीकेशंस हैं जो 2020 से मथुरा कोर्ट में चल रही थी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो केस का जो मूल रूप है उसे बिगाड़ना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर बिगाड़ना चाह रहे हैं अपने पर्सनल हितों के लिए। तो उस चीज़ को लेकर के हमने कठोर आपत्ति दर्ज कराई है, और हमने कोर्ट से ये प्रार्थना करी कि सीरियल वाइज जैसे उनके पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऐसे ही माननीय न्यायालय उन पे अपना फैसला सुनाए और एप्लीकेशंस का डिस्पोजल करे। तो 22 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में रूल 7 और 11 पर सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, रूल 7 पे एप्लीकेशंस जो है, जो मुस्लिम पक्ष ने वाद को निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, इसके ऊपर, हाँ जी, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे अगली बार जी। और एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशंस है, उस पे भी हमने आपत्तियां दर्ज कराई है, उसे भी विचार माननीय न्यायालय के समक्ष, वो भी विचाराधीन है। ऑर्डर 1 रूल 8 क्या है? ऑर्डर 1 रूल 8 में देखिए, जैसा भी मैंने पहले बताया कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को गलत रूप देने की कोशिश करी है। उन्होंने एक ये एप्लीकेशन लगाई कि भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान मुस्लिम पक्ष के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसपे पहले उन्होंने नाम नहीं बता रहे थे कि कौन पक्षकार हैं, पर आर्ग्यूमेंट के द्वारा मेरे दबाव देने पर उन्हें नाम बताना पड़ा, क्योंकि हमने बार बार पूछा कि आप इस चीज़ को साइलेंटली कोर्ट में नहीं पेश कर सकते और आप नाम बताइए। जब उन्होंने नाम बताया कि हम प्लेंटिव भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान के हैं, और हमारी प्रेयर ये है ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके भगवान श्री कृष्ण प्रतिनिधि होंगे। ये मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा संभव है? यही चीज हमने उठाई कि जहाँ पे हिंदू पक्ष अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पे कुछ मुट्ठी भर लोग अपने लालच के लिए, पैसे के लिए, मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए ऐसी झूठी मनगढ़ंत एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया, और जिसमें अगली सुनवाई में हम इसमें रिटर्न में सबमिशन सबने सबमिट करेंगे। रीना एन सिंह। माघ मेले में जहां कुछ न कुछ अनोखा हो रहा है, तो ऐसे में संगम के तट पर जहां 11 लाख से बनी रुद्राक्ष की शिवलिंग अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। करीब 11 फीट ऊंची और 3 फीट ज़मीन के नीचे ये शिवलिंग है। और बता दें, जहां भगवान शिव की ये रुद्राक्ष से बनी शिवलिंग को देखने के लिए दूर दूर तक रहे हैं, जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं और कल्पवास भी करते हैं। तो वहीं ये शिवलिंग मौनी बाबा के आश्रम में बनाई गई है, और सबसे खास बात ये है कि इस शिवलिंग पर लोग रोज़ पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं और प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करते हैं। और इस शिवलिंग का क्या कुछ महत्व है, ऐसे में क्या कुछ कहना है मौनी महाराज का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है? यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान शिव की और जो औढ़रदानी हैं, भूतनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, करुणावतार हैं,
भगवान ब्रह्मा की यज्ञभूमि तीर्थराज प्रयाग में वो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। 11 लाख रुद्राक्षों से भी अधिक रुद्राक्षों से बनी हुई यह शिवलिंग है, जो 11 फीट ऊंची है और 3 फीट जमीन के नीचे है। इस शिवलिंग का जो प्रभाव है वो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए है। शिवपुराण में है, जितनी भी शिवलिंग वसुंधरा पे होती है, यहाँ तक प्राकट ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा प्रभाव रुद्राक्ष शिवलिंग का होता है। यह साक्षात भगवत स्वरूप की कृपा मानी जाती है। 1 मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन शिवपुराण में मिलता है। उसी क्रम में संकल्पित अनुष्ठान चल रहा है। 1 करोड़ 25 लाख मंत्रों का जप हो रहा है, आहुति हो रही है, दीप प्रज्वलन हो रहा है और ये सारे अनुष्ठान बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति के जो संकल्प है उसके लिए है। उसमें जो प्रथम संकल्प है, राम मंदिर की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हो, आतंकवाद समाप्त हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए ये अनुष्ठान किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर जहां खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ये नज़ारा है प्रयागराज जंक्शन से मानसरोवर की ओर जाने वाली लीडर रोड की सड़क का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो चालक नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फुटरेस्ट पर खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और आए दिन देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं, मगर इनकी लापरवाही के कारण ही इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, जिससे कि कई की जान भी जाती है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण ये इस तरह की घटना होती है। और सबसे बड़ी बात है, यातायात नियम का खुलेआम सबसे व्यस्त इलाके में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह से ऑटो चालक नियम कानून का उल्लंघन करते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी जान खतरे में डालकर ये इसी तरह से सफ़र करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया छात्र द्वारा कि प्रॉक्टर राकेश असिस्टेंट प्रोफेसर अतुल द्विवेदी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और रैगिंग की गई, जिसके बाद छात्रों सड़क पर उतर आए और जहां विश्वविद्यालय के गेट के सामने चक्का जाम किया और सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। मौके पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद छात्र कन्नरगंज थाने पहुंचे, जहां थाने घेराव करते हुए छात्रों ने तहरीर दी है। छात्र अभिषेक के साथ हुई घटना को लेकर तहरीर दी गई और कार्रवाई की मांग की गई। ऐसे में पीड़ित छात्र अभिषेक ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। सहायक अधीक्षक डॉक्टर अतुल नारायण सिंह ने 500 रुपये फर्स्ट ईयर के छात्रों से अवैध वसूली की थी। इसके लिए हम लोगों ने वीसी मैम को पत्र लिखकर कंप्लेन किया। तभी से अतुल नारायण सर द्वारा मुझे लगातार धमकी दी जाने लगी और सर 11 तारीख को पेपर में भी छपा था कि मेस बंद करके भोजन के संदर्भ में हम छात्रों को भोजन नहीं करने दिया गया था। उसके बाद से ही सर इनके द्वारा मुझे धमकी दी जाने लगी और लगातार परेशान किया जा रहा था। मैंने इसके लिए एंटी रैगिंग पोर्टल पे भी इनके यूजीसी से इनकी शिकायत दर्ज कराई हुई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज मुझे एकाएक ऑफिस बॉय की तरफ से फ़ोन आया कि तुमको अतुल सर प्रॉक्टर ऑफिस बुलाए हैं, आप जल्दी से जल्दी जहाँ भी आधे घंटे के अंदर पहुँचिए। तो मैंने कारण पूछा तो कारण नहीं बताया गया, तो मैंने डायरेक्ट पहले अतुल नारायण सर को फ़ोन लगाया, इन्होंने नहीं उठाया। कॉल डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। फिर मैंने प्रॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे 4 से 5 के बीच में बुलाया और उसके बाद जब मैं पहुंचा तो पहले मुझे 10 मिनट बैठाया गया, फिर पीछे वाले केबिन में ले जाके प्रॉक्टर सर अतुल नारायण और विवेक द्विवेदी द्वारा मुझे मारा पीटा गया। खासकर राकेश सिंह और अतुल नारायण के द्वारा मुझे मारा पीटा गया, गाली गलौज की गई तथा मेरी रैगिंग ली गई। मेरी मांग यही है कि मैं बहुत इससे डरा हुआ हूँ, मेरे परिवार वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मैं बहुत इससे प्रताड़ित हूँ। मेरी मांग यही है कि मुझे डर है कि रात में भी ये मेरे खिलाफ़ कुछ कर सकते हैं, मेरे कमरे पे आके मुझे मार सकते हैं या और भी कुछ भी मेरे खिलाफ़ कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है सर। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र हैं अभिषेक के साथ आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राकेश सिंह और सहायक कुलानुशासक और एसएल छात्रावास के सहायक अधीक्षक हैं अतुल नारायण सिंह, विवेक द्विवेदी के द्वारा आज इनके साथ पहले तो मारपीट की जाती है, उसके बाद यहाँ के चौकी इंचार्ज विनय सिंह पहुँचते हैं, वो भी इनके साथ मारपीट करते हैं। और ये हद है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों को लगातार दमन किया, जैसे पहले भी प्रॉक्टर ने एक छात्र को लाठी से प्रहार किया तो कुछ भी नहीं हुआ। आज छात्र लगातार यहाँ मार खाने नहीं आए, यहाँ छात्र पढ़ने आए, यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करने आए, परंतु जिस प्रकार इलाहाबाद दमन हावी है, जिस प्रकार छात्रों को दमन करने की मारपीट तक उतारू हो जा रहे हैं, शिक्षक की मर्यादा को धूल दूषित कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारी ये मांग है कि
ऐसे आरोपियों को खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज की जाए और इनको तत्काल इनके पदों से हटाया जाए, निलंबित किया जाए और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उनको भी तत्काल यहाँ निलंबित किया जाए। जिस तरह से पुरातन छात्र इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या देखिए ये लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र है, ये चाहते मठाधीशी इनकी क्या यहाँ भी अभी काबिज रहे, ये चाहते हैं कि हॉस्टल में हम अपने तरीके से चलाएं, अपने तरीके से छात्रों को कोई नहीं, ये सोचते हैं हम सही है। ये बीसी मैडम के सामने नज़र में अच्छा बनने के लिए बीसी मैडम की नज़र में ऊंचा ये सब कृत्य कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारा नंबर बढ़े, क्योंकि छात्रों जितना दबाएंगे उतना इनका नंबर बढ़ेगा। सत्यम कुशवाहा छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। छात्र बदतमीजी कर रहे हैं। पिछली बार जब साथी विवेक को मारा था इन्होंने, उसकी वीडियो साफ है, स्टूडेंट अपनी एक डेमोक्रेटिकली अपनी मांग उठा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे और इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की लाठी छीन करके छात्रों को मारा था। इस बार शो काज नोटिस दे करके उस छात्र को बुलाए हैं। अभिषेक गुप्ता को बुला करके ऑफिस में केबिन में बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया है, उसके साथ उसको ह्यूमिलिएट किया गया है, कपड़ा उतरवाने तक की बातें सामने आ रही हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है। स्टूडेंट डिमांड कर रहा है कि चीफ डॉक्टर राकेश सिंह इस तरह की हिंसक वारदात में संलिप्त रहे हैं, इनको बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो। प्रशासन कह रहा है कि बच्चा दबंगई करता था, धमकी देता था, बदतमीजी करता था लगातार। सर ये सरासर झूठ है। कभी भी स्टूडेंट ने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। इन्होंने स्टूडेंट्स को लाठियों से मारा, फिर भी स्टूडेंट ने इनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसक वारदात नहीं की या एक शब्द भी बोला हो। ये सरासर झूठ है कि स्टूडेंट इनके साथ इस तरह की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ये अपने आप को इस तरह से झूठा बोल रहे हैं। आज तमाम स्टूडेंट लाइब्रेरी गेट पे जाम किए हुए थे, मेन सड़क को जाम किए हुए थे। उनकी डिमांड है कि राकेश सिंह को बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज कर उनके ऊपर कार्रवाई, उनको जेल भेजा जाए। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।